हेलो फ्रेंड्स, टुडेज अवर टॉपिक इज़ लॉ ऑफ डिमांड। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर बाद में हम इसे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ डिमांड वो इकोनॉमी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है। लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिमांड उसके बीच में जो रिलेशन है वो हमें बताता है। वो रिलेशन इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है डिमांड प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, प्राइस के हिसाब से चेंज होती रहती है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, अदर फैक्टर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैंने उसे अपनी लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके, तो जब अदर फैक्टर्स है वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे तब किसी गुड और सर्विस की जो प्राइस है और उसकी जो डिमांड है उन दोनों में इन्वर्स रिलेशन बनेगा। इन्वर्स रिलेशन का मतलब है वो दोनों इन्वर्सली एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। मतलब जब प्राइस बढ़ेगी तब उसकी डिमांड कम हो जाएगी और जब प्राइस कम होगी तब उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इसको हम कहेंगे इन्वर्सली रिलेटेड होना या इन्वर्स रिलेशन। नेक्स्ट हम एग्जांपल से देखते हैं। ओके, तो हम एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल में हमें दिख रहा है कि जब प्राइस होती है 8 रुपये तब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि वो उसे खरीद पा रहे हैं, उसकी परचेसिंग पावर ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा गुड परचेस कर रहे हैं। पर जब उसकी प्राइस 10 रुपये होती है तब वो ज़्यादा परचेस नहीं कर सकते हैं, उनकी परचेसिंग पावर कम होने की वजह से वो इसकी डिमांड कम करते हैं। प्राइस बढ़ने की वजह से जो डिमांड कम हो गई इसे ही हम इन्वर्स रिलेशन कहेंगे। अजम्पशन वो फैक्टर्स होते हैं जब भी हमें कोई लॉ अप्लाई करना है, कोई रूल अप्लाई करना है तब हमें कुछ चीज़ों को अज्यूम करना पड़ता है, कुछ फैक्टर्स को अज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करने के लिए ये सारे अजम्पशन हैं, हम इसे वन बाय वन देखते हैं। पहला हमारा अजम्पशन है कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी इनकम कांस्टेंट रहेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी नहीं और कम भी नहीं होगी। इससे कंज्यूमर की इनकम का कोई भी अफेक्ट डिमांड पे नहीं होगा। कंज्यूमर की पॉपुलेशन मतलब कि जो नंबर ऑफ कंज्यूमर है उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ज़्यादा होने नहीं चाहिए या कम भी नहीं होने चाहिए। और उनकी हैबिट्स, कंज्यूमर की जो रेगुलर हैबिट्स होती है वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को हम फैशन और ट्रेंड से रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेंड है तो उस ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ट्रेंड में कोई चेंज आया तो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो दूसरे नए ट्रेंड पे नई चीज़ पर चली जाएगी, इसलिए ये डिमांड को अफेक्ट करता है, इसलिए इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम रहनी चाहिए हर बार। फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने वाली है, ऐसे कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होने चाहिए नहीं। मेन प्रोडक्ट के कई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी होते हैं तो उन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस भी कांस्टेंट रहनी चाहिए जिससे मेन प्रोडक्ट की डिमांड में कोई इफेक्ट ना हो। लास्ट हमारा है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी कांस्टेंट रहनी चाहिए, उनमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हम लॉ ऑफ डिमांड को स्केड्यूल की मदद से समझेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो रही है और जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा हो रही है। यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। प्राइस का उल्टा इफेक्ट यानी कि इन्वर्स इफेक्ट होता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड पे। नेक्स्ट हम इसका डायग्राम बनाते हैं। प्राइस को रुपीज़ में, यहाँ पर हम लेंगे क्वांटिटी ऑफ डिमांड
क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर लेंगे हम। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये इसकी प्राइस बढ़ रही है यहाँ से, उसकी डिमांड यहाँ से कम होती जा रही है। यहाँ पर से पहले यहाँ पर जब 2 पर प्राइस थी तब उसकी डिमांड 80 थी, 80 यूनिट की हम यहाँ पर यूनिट्स में लेंगे इसको, डिमांड को 80 यूनिट्स यहाँ पर डिमांड हो रही थी जब इसकी प्राइस 2 रुपीज़ थी। पर जब इससे ऊपर जा रही है, इसकी 6 प्राइस हो गई, तब इसकी जो डिमांड है वो फॉल होकर 60 पर आ गई। और जब इसकी प्राइस हाई हो गई, हाईएस्ट लेवल 10 पर आ गई, तब इसकी जो डिमांड है वो 40 रुपीज़ हो गई है। इस कर्व पे हमने डिमांड को मेज़र किया है कि किस तरह से डिमांड बढ़ती है और डिक्रीज़ होती है। कर्व की मदद से हम समझ सकते हैं कि कैसे डिमांड फॉल होती है और इंक्रीज़ होती है अकॉर्डिंग टू प्राइस। अगर समझ लीजिए किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी क्वांटिटी फॉल होगी, और अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो रही है तो उसी ऑर्डर में उसकी जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, उसकी जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो बढ़ेगी। इसे ही हम कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डिमांड। अब हम एक्सेप्शन देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड के। एक्सेप्शन वो सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें लॉ काम नहीं करता है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड इन सारे फैक्टर्स में काम नहीं करता है। हम इसे वन बाय वन देखते हैं। पहला हमारा है वॉर। वॉर के समय पर कितनी भी प्राइस बढ़ जाए उसकी डिमांड ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पर उस चीज़ों की नीड्स होती है, वहाँ पर उस चीज़ों की ज़रूरियात होती है ज़्यादा, इसलिए उसकी डिमांड हाई ही रहती है, भले ही उसकी प्राइस कितनी भी बढ़े। यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन में किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम भी हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ती नहीं है, क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं होती है उनको गुड्स को खरीदने की, इसलिए यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स यानी कि जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं उसे हम गिफन गुड्स कहेंगे। इन्फीरियर गुड्स को हम चीप गुड्स भी कह सकते हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत ही कम होती है, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं है। अगर उनकी प्राइस कम भी हो जाती है तब भी उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि लोग सोचते हैं अगर इतनी चीप रेट में मुझे ये चीज़ मिल रही है, इससे अच्छा मैं दूसरी अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ खरीद लूँ। इसकी प्राइस कम होने के बावजूद इसकी डिमांड ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। नेक्स्ट हमारा है इग्नोरेंस इफेक्ट। इग्नोरेंस इफेक्ट वो होता है जब किसी कंज्यूमर को प्राइस बढ़ती है या कम होती है उसके बारे में पता नहीं होता है, उसको ज़्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, तो उसे इग्नोर कर देता है प्राइस बढ़ती है या घटती है, जिस वजह से प्राइस बढ़ने की या घटने की डिमांड पर असर नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में हम कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इसकी प्राइस कितनी भी ज़्यादा हो जाए इसकी डिमांड लोग हाई ही रखेंगे, क्योंकि ये एक तरह की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स है, इसलिए। नेक्स्ट हमारा है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन को हम स्टॉक मार्केट से रिलेट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में किसी शेयर की अगर प्राइस बढ़ती है तो उसे लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, ये सोचकर कि उसकी फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी। इस तरह से यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है फिर भी उसकी डिमांड लोग ज़्यादा कर रहे हैं। प्रेस्टीजियस गुड्स यानी कि जो डायमंड होते हैं, कीमती गाड़ियाँ, उनकी कीमत अगर बढ़ेगी भी तो जो रिच पीपल है उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो यहाँ पर इसका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर फ्यूचर में किसी चीज़ की प्राइस बढ़ने वाली है तो उसकी डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे, भले ही उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ रही हो। लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है तो मैं इसे अभी क्यों ना खरीद लूँ, ताकि ये मुझे फ्यूचर में काम लगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैबिट्यूटेड गुड्स, यानी कि जो जिनकी लोगों को आदत होती है उसे हम हैबिट्यूटेड गुड्स कहेंगे। जैसे कि किसी को सिगरेट की आदत है तो उसकी सिगरेट की अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड वो कम नहीं करेगा, वो उसकी डिमांड ज़्यादा ही रखेगा, क्योंकि उसको उसकी आदत हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। आई थिंक कि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी लॉ ऑफ डिमांड के रिगार्डिंग। अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड के फुल एंड डिटेल में नोट्स चाहिए तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दी है, से आप इसकी नोट देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए।